Your time नमस्ते। starts now. नमस्ते। मैं अनिरुद्ध काश्यप पिहारो दूसरी छात्र एमबीबीएस कर रहा हूँ स्टैनली मेडिकल कॉलेज से। मैं आज आपके सामने यामानाका कारक और प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यामानाका कारक और प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो यामानाका कारक ट्रांसक्रिप्शन कारक है जो सेलुलर रिप्रोग्रामिंग नामक प्रक्रिया का कारण बनते हैं। यह एक अद्भुत खोज थी जिसके लिए उन्हें जॉन बी गॉर्डन के साथ 2012 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन कारकों ने वैज्ञानिकों को पुनर्याजी चिकित्सा यानी कि रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए किसी भी प्रकार के सेल को बनाने की अनुमति दी है। तो पहले हम शिन्या यामानाका के बारे में जानते हैं। तो शिन्या यामानाका का जन्म 1962 में हिगाशी ओसाका में हुआ था। प्रारंभ में वे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, लेकिन अपनी पिता की मृत्यु के कारण उन्होंने वैज्ञानिक बनने की रास्ता चुना और नारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक बने। तो वो 2006 में अपनी टीम के साथ वयस्क यानी कि अडल्ट चूहे का फाइब्रोब्लास्ट से और अंत में वयस्क मानव फाइब्रोब्लास्ट से आईपीएससी उत्पन्न किया। इस खोज की अनोखी बात यह थी कि इसमें कई ट्रांसक्रिप्शन कारकों का उपयोग किया गया था, जिनमें से 4 ट्रांसक्रिप्शन कारकों का चुनाया। तो हमने पहले टाइटल में यामानाका फैक्टर्स बोले, तो हमने यामानाका के बारे में पढ़ ली। तो अब स्टेम सेल के बारे में भी देख लेते हैं। तो स्टेम सेल देखे तो उसमें और इनके प्रकार। तो 4 प्रकार के स्टेम सेल होते हैं। पहले हमें टोटी पोटेंट स्टेम सेल के बारे में पढ़ना होगा। तो टोटी पोटेंट स्टेम सेल ये सबसे शक्तिशाली सेल है जो जीव और प्लेसेंटा दोनों को दोनों का निर्माण करता है। तो द मोस्ट शक्तिशाली, द मोस्ट पावरफुल स्टेम सेल, उसको टोटीपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। उसके बाद हम अपनी खोज की टॉपिक में आते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वे प्लासेंटा को छोड़कर शरीर में विभिन्न प्रकार की सेल बनाते हैं। उसके बाद हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे। वे एक ही उत्तक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम की सेल बनाते हैं। और यूनिपोटेंट स्टेम सेल उनमें स्वनवीनीकरण यानी कि सेल्फ रीजनरेटिंग की क्षमता होती है। तो आईपीएससी क्या है और कैसे बनते हैं? तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्रारंभ में ब्लास्टोसिस्ट यानी कि दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट से ली गई थी पढ़ाई के लिए, लेकिन इससे भ्रूण यानी कि फीटस की मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए 4 ट्रांसक्रिप्शन कारकों को ढूंढा गया था जिनको इंट्रोड्यूस यानी कि इन अडल्ट यानी कि सेल्स में डालने के कारण वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहे जाते हैं। तो ये 4 ट्रांसक्रिप्शन कारकों ऑक्ट 3 या 4, क्लिफ 4, सॉक्स 2 और सीमिक के उपयोग से दूसरे ट्रांसक्रिप्शन कारकों को पराजय करके, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कारकों नॉर्मली होते हैं, लेकिन इन कारकों को पराजय करके एक तरह की रिवर्सिबल सेल डिफरेंशिएशन शुरू करी। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं, क्योंकि अगर बहुत तो जाएं तो हम पूरा दिन ये इधर ही रहेंगे। तो ऑक्ट 4 क्या करती है? तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल रख रखाव का स्वनवीकरण यानी कि सेल्फ रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को मेंटेन करती है। अति उत्पादन और अल्प उत्पादन से प्रिमिटिव एंडोडर्म और ट्रोपोएक्टोडर्म बनते हैं। और सॉक्स 2 के बारे में बोले तो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के कारण इनकी उत्पादन हो जाती है, जिसकी वजह से सेल डिफरेंशिएशन होती है। उसके बाद क्लिफ 4 एक
P53 नामक ट्यूमर सप्रेसर जीन को रोककर सीमिक की वजह से होने वाली अपोप्टोसिस को खत्म करती है। उसके बाद सीमिक एक प्रोटो ऑन्कोजीन है। इनके अलावा नानोग नामक एक फैक्टर है जो ऑक्ट4 कारक है, जो ऑक्ट4 और सॉक्स2 के साथ एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इनके अनुप्रयोग क्यों हमें जानना चाहिए कि हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो पार्किंसन रोग का उपचार आईपीएससी से विकसित भ्रूण मध्य मस्तिष्क न्यूरॉन द्वारा, यानी कि फीटल मिड ब्रेन विच आर ग्रोन फ्रॉम आईपीएससीज में प्रेजेंट हुए न्यूरॉन नष्ट हुए डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को का प्रतिस्थापित करता है। उसके बाद द टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस में अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास की एक्सोक्राइन सेल को बीटा सेल में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद बुढ़ापा विरोधी और द पुनर्जनन यानी कि एंटी एजिंग और रीजनरेशन गुण अल्जाइमर रोग का उपचार में सहायक हो सकते हैं। उसके बाद दवाओं की स्क्रीनिंग और विकास जैसे लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के लिए बीटा ब्लॉकर और आयन चैनल ब्लॉकर्स। उसके बाद त्वचा प्रत्यारोपण यानी कि स्किन ग्राफ्ट बिना बोले बिना बालों के जड़न और सख्त आपूर्ति के नुकसान के किया जा सकता है। कठिनाई तो नैतिक चुनौतियों यानी कि एथिकल चैलेंजेस के बारे में इच्छित गुणों यानी कि डिजायर्ड ट्रेट्स वाले मनुष्यों के कृत्रिम विकास के लिए यानी कि आर्टिफिशियल एवोल्यूशन के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। चारों कारकों के उपयोग से अनियंत्रित सेल वृद्धि हो सकती है, जिससे कैंसर विकसित होने का खतरा रहता है। यह एक अत्यंत महंगा प्रक्रिया है। तो सारांश में यामानाका कारकों 4 ट्रांसक्रिप्शन कारकों होते हैं, ऑक्ट4, सॉक्स2, क्लिफ4 और सीमिक, जो वयस्क मानव सोमैटिक सेल को दोबारा प्लूरिपोटेंट अवस्था में बदल सकते हैं। इन फैक्टर्स यानी के कारकों की मदद से इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जैसे होते हैं और तीनों जर्म लेयर्स यानी कि हमारे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म की कोशिकाएं बना सकते हैं। यामानाका फैक्टर्स का उपयोग पुनर्याजी चिकित्सा, रोग उपचार और औषधि परीक्षण में किया जा सकता है, बिना एम्ब्रियो को नष्ट किए। धन्यवाद। सर